हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 10th के क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो होने वाला है या फर्स्ट लेक्चर इसको कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और मैथ का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये क्रैश कोर्स उपलब्ध कराऊंगा। और जिन लोगों ने भी टीच मिनट पे रजिस्ट्रेशन किया था, करीब 2800 प्लस स्टूडेंट टीच मिनट पे रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उन लोगों को थैंक यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और आपको इस 60 डेज़ के अंदर आपको यहाँ से मैं 1 दिसंबर से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ। 1 दिसंबर से टिल 60 डेज़ के अंदर आपको अच्छे से पूरे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि आपके एग्जामिनेशन से पहले तक आपका पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज में क्लियर करूँगा मैथ के थ्रू, मैथ के एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे क्रैश कोर्स करवाऊँगा। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है कि आपको इस पूरे क्रैश कोर्स के सेशन के दौरान आपको किस तरह से आपको चैप्टर वाइज मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, किस प्रकार से आपका रिवाइज कराया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैथ में टोटल BSCB में, ठीक है, NCERT के बुक में टोटल आपको 15 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 चैप्टर्स। आपको इस 15 चैप्टर्स का पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर किया जाएगा। एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा। इसमें मैं उन क्वेश्चन को शामिल नहीं करूंगा जो कि कभी बोर्ड में पूछा नहीं जाता है या जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। आई थिंक 60 डेज से भी कम बचा हुआ है अभी। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी ये दिसंबर हो गया है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग को देखना है इस 60 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो मैथ के कोर्स के अंदर क्या क्या करने वाले वो देख लेते हैं। तो मैथ का तो बहुत सारा चैप्टर है, आप सभी के पास बुक होगा, बुक में आपने देखा होगा कौन कौन सा चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग मैथ में देखने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो मैथ में देखने वाले हैं उसका नाम है पहले चैप्टर का रियल नंबर्स। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ थ्योरीज देख लेते हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड। आखिर ये वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में हमें क्या देखना है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, तो वास्तविक संख्या चैप्टर के पहला जो थ्योरी है, रियल नंबर्स का जो पहला थ्योरी है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको पहले समझते हैं ये क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव अगर याद किया होगा तो उसमें एक आता है, ऑब्जेक्टिव में देखा होगा A=BQ+R। कहीं ना कहीं आपने सुन रखा, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से चैप्टर को तो A=BQ+R ये सुना होगा। ये कैसे आता है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हिस्सा है। इसको समझते क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 24 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक संख्या ले लेते हैं नॉन डिविजिबल, जैसे कि 5 से लगाते हैं तो कितना मान लगेगा, 5 चौका 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब ये नहीं लगेगा लेकिन दशमलव में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो होता है 24 जो है हमारा, इसको बोला जाता है भाज्य, जिसको कि सूचित करते हैं A से। ठीक है, ये जो 5 है इसको बोला जाता है भाजक और इसको सूचित किया जाता है B से। और ये जो 4 है, 4 को बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है, मतलब इसको सूचित किया जाता है Q से। और ये जो 4 हो गया, 4 को बोलते हैं शेषफल, इसको सूचित किया जाता है R से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा पहले, तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस फॉर्मूला को, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे ये आता है A=BQ+R। कैसे, भाज्य है, ठीक है, भाज्य क्या है हमारा A, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, A है, तो भाज्य की जगह हो गया A बराबर भाजक के जगह पे क्या है, B। ठीक है, भाजक को B से सूचित करते हो तो क्या आ गया, B इंटू भागफल कितना है, भागफल को Q से सूचित करते हैं तो Q प्लस शेषफल क्या होता है R, तो यहाँ पे क्या आ गया R। तो A=BQ+R इस मेथड से आता है और इसका उपयोग SCF निकालने में किया जाता है। ठीक है, यूक्लिड। तो अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करेंगे हम मौसा यानी कि SCF निकालने में। ठीक है, जैसे दो संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 870 और एक दूसरा कोई ले लेते हैं 225। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 870 और 225 का मौसा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों में से बड़ा संख्या कौन है सबसे पहले चूज कर लेना है। बड़ा संख्या दोनों में से कौन है 870, सबसे पहले 870 को लिख लेंगे, और छोटा कौन है 225 इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में लगेंगे 3 बार में। 225 यह कितना हो जाएगा 675, इसको घटाते हैं 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो 9, 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 195। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जो डिजिट रहता है उसको यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है, इसको ला करके यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 225 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब 195 से कितने बार में लगेंगे, एक बार में। 195 से एक बार में लगेगा, 195 कम 195, यहाँ पे घटाते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे कट गया। अब कितना आ गया 30। अब 195 को यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे अंक आते जाएगा इसको अगले पीढ़ी में कर सकते हैं या अगले स्टेप में यहाँ पे बिठाते जाएंगे। 195 यहाँ पे रख देते हैं। अब कितने बार लगेंगे, ये 6 बार में। 3 छक होता है ना 18, तो 30 छक कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 15। अब 30 है, 30 को अब यहाँ पे लिखेंगे, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30। अब ये पूरा क्या हो गया, लग गया, पूरा कट गया। यहाँ तक तो हमने देखा था, ये सब तो बचपन में भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें नया क्या है, तो इसमें एक और चीज़ अब ऐड करना है। क्या, तो इसको a = BQ + R इसके रूप में लिखना है। ठीक है, बस ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये एक चीज़ नया है, इसको इसके रूप में सजा करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो लाइन बाय लाइन लिखते हैं। देखिए, जब सबसे पहले क्या आया था, किसको हमने भाग किया था 870 को। ठीक है, तो लिखेंगे 870 बराबर किससे लगाया 225 से लगाया, तो 225 गुना 225 को किससे लगाया 3 से, तो 225 गुना 3 जोड़ शेष कितना आया था 195, तो जोड़ कितना हो जाएगा 195। क्या शेषफल यहाँ 0 आया था, नहीं आया था, तो क्या लिखेंगे r बराबर नॉट 0। ठीक है, r 0 के बराबर नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 870 हो गया। 870 के बाद क्या, तो 225 को लगाए थे, तो लिखेंगे अब 225 बराबर 225 को किसे लगाया 195 से। 195 कितना बार में लगाया, गुना एक बार में लगाया। ठीक है, तो शेषफल कितना आया उसके बाद 30, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 30। क्या शेषफल अभी भी 0 आया, नहीं, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए। उसके बाद किसको लगाए थे 195 को, तो लिखेंगे यहाँ पे 195 बराबर किससे लगाया 30 से लगाया, तो 30 गुना कितना बार में लगाया, तो 6 बार में, और शेषफल कितना आ गया 15, तो 15। क्या अभी भी शेषफल 0 आया, नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है अभी भी। ठीक, अब आगे, अब किससे लगाया, किसको लगाया था 30 को। 30 को किससे लगाया 15 से, तो 15 गुना कितना बार में लगाया 2 बार में। ठीक, अब प्लस शेषफल कितना आया, तो शेषफल कितना आ गया था 0, इस बार घटाने पे शेषफल 0 यहाँ पे आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, तो शेषफल इस बार 0 आया है, इस बार शेषफल 0 आया है, इसलिए यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ जाए कभी भी, तो यहाँ पे जो डिजिट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आता है शेषफल 0 होने के बाद वो आंसर हो जाता है। शेषफल जैसे ही 0 आया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या आप यहाँ देख सकते हो, या ये वाली संख्या। ठीक है, ये क्या होता है आंसर होता है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी। तो नंबर यहाँ पे किस में मिलेगा, यानी कि एडिशनल इसमें क्या चीज़ आया है, ये सब चीज़ तो आपको पता थी। बस इतनी सारी चीज़ें, बस ये जो चीज़ है, ये जो 3-4 लाइन का हमने लिखा है कथा, ये बस एक्स्ट्रा है। HCF बराबर 15, इस प्रकार से आंसर आया। ये चीज़ तो पहले ही पता थी, इसका भी आंसर 15 आएगा, लेकिन ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे किया जाता है, आपको 2 मार्क्स में लघुत्तरी में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी 2 संख्याओं का मौसा कैसे निकालना है। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया है तो आगे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है, ये है एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि विभाजन विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, आप लोगों ने बचपन से इसको निकाला होगा। तो अब इसी को एलसीएम और एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये आता है क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसका भी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या कहता है, ये किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से 2 अंक लेता हूँ, ये 3 अंकों में भी आता है, मैं बेसिक 2 अंक से अभी करा रहा हूँ। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये थ्योरी जब खत्म हो जाएगी, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा, उसके बाद 3 डिजिट का भी कराऊंगा, 3-3 लेयर वाले। तो अभी फ़िलहाल 2 अंक लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक 900 और
कोई भी अंक ले लेते हैं 420, ठीक है, 2 अंक मैंने ले लिया। अब इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात कैसे होगा। तो सबसे पहले 900 का खंडन कर लेते हैं, 900 का करेंगे, ठीक है। तो 900 का अगर खंड करते हैं तो 2 से कितना बार में लगेगा, 2 से लगेगा 450 बार में, ठीक है। फिर 2 से कितना बार में लगेगा, 2 से 225 बार में। फिर से ये 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा अब 2 से, अब किससे लगेगा, तो अब ये लगेगा 3 से, 3 से कितना बार में लगेगा, तो 3 से लगेगा 75 बार में, 75 या 225। उसके बाद फिर से 3 से लगेगा कितना बार में, तो 25 बार में। अब 3 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 25 जो होता है 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब 5 से लगेगा, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो इतना आप लोग को पता होगा, ये इसका खंडन कर लिया। उसके बाद और क्या है, 420 है, 420 का भी कर लेते हैं। 420 का करते हैं तो 2 से कितना बार में आता है, 210, ठीक है। फिर से 2 से लगेगा कितना बार में, 105 बार में। और फिर ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये लगेगा 3 से, 3 से कितना बार लगेगा, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी 35 बार में। 3 से अब नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 5 से कितना बार में, 7 बार में। और 7 से कितना बार में, 1 बार में। ऐसा आ गया। अब इसको क्या किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, बस इसको अब अच्छे से नोट करके लिख लिया जाता है। कैसे, तो जैसे 900 है, ठीक है, 900, 900 का कितना आया, तो 900 में 2 कितने बार आए, तो 2 आए 2 बार, 2 के पावर में 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। 3 कितना बार आया, तो 3 भी आया 2 बार, 3 के पावर में 2। और 5 कितना बार आया, तो 5 भी आया 2 बार, 5 के पावर में 2। ये होगा ये 900 का। फिर क्या है, 420 है, तो 420 का भी देख लेते हैं। 420 में क्या क्या आया, 420 में 2 बार आया, ठीक है। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 2, ये पता ही होगा। फिर 3 कितना बार आया, 1 बार, तो 3 के पावर में क्या, 1। पावर में 1 लिखे नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो 3 1 बार हो गया। 5 कितना बार आया, 5 भी 1 बार आया है, तो 5 के पावर में 1 या सिर्फ 5, ठीक है। 7 भी 1 बार आया है, तो सिर्फ 7 लिखे या 7 के पावर में 1 लिखे, कोई भी मैटर नहीं करता ये चीज़, ठीक। अब देखते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है, टेक एवरीवन डोंट रिपीट, मतलब कि सबको लो, दोहराओ नहीं, हर एक को लेना है, दोहराना नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एलसीएम में एक और चीज़ होता है कि बड़ा घात यानी कि बड़ा पावर लेना होता है। पावर क्या होता है, बड़ा लेना होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि सबको लेंगे, दोहराएंगे नहीं। साथ ही साथ पावर जो होगा हमारा, ये बड़ा वाला पावर होगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले से। तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 2, देखेंगे क्या 2 और कहीं है जो किससे बड़ा है, तो 2 है, यहाँ तो है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। ये भी कितना है, 2 के पावर में 2 ही है, दोनों सेम है। तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं 2 के पावर में 2। आगे बढ़ते हैं। 3, क्या 3 और कहीं है जो इससे बड़ा, नहीं, 3 यही है, 3 के पावर में 2, इससे तो ये छोटा ही है, तो यही लेना होगा। क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 2। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, 5 कहीं और है जो इससे बड़ा है, 5 है बट इससे छोटा है ना, तो यही 5 लेना पड़ेगा। बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा घात 5 के पावर में 2। सब में यही क्यों ले रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सबका ऊपर वाला लाइन का ले लिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2 के पावर में रहता 3, ठीक है, 2 के पावर में 3 रहता, तो ये नहीं लेकर के तब हम ये लेते, तब 2 के पावर में 3 लेते, लेकिन अभी सेम था इसलिए दोनों कोई भी ले सकते थे, ठीक है। तो 2 के पावर में 2 कोई भी ले लिए, और 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 2, एज इट इज़ हो गया। उसके बाद आगे ये पहला लाइन का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 तो ले चुके हैं, नहीं लेंगे। 3 भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे। 5 भी हो गया। 7 नहीं लिए, 7 कहीं और है जो इससे बड़ा नहीं है, तो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 7 के पावर में 2 रहता, तब ये 7 नहीं लेकर के ये वाला 7 लेते, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल है। तो इसको अब हल करते हैं। तो 2 के पावर में 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 के पावर में 2, 3 तिया 9, 5 के पावर में 2 कितना हो जाएगा 25, और ये कितना 7 का तो 7 है ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो 100 नमा कितना हो जाएगा 900, और 970 कितना हो जाएगा 6300, ठीक है। इतना होगा 6300, इसका आंसर आ जाएगा 6300। ये किसका निकला, एलसीएम किसका निकला, 900 और 420 का एलसीएम निकला। एलसीएम का इतना आंसर आएगा। और अब देखते हैं इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ बिल्कुल इससे ठीक उल्टा होता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कौन सा अंक ऐसा है जो कि दोनों मारा है, और एलसीएम में क्या चुनते हैं, बड़ा पावर चुनते हैं। बड़ा घात एलसीएम में होता है, लेकिन एचसीएफ में छोटा घात देखा जाता है। तो इस दोनों में देखते हैं कौन सा अंक है कि दोनों मारा है, और उसमें से छोटा घात वाला संख्या कौन सा है। देखिए, तो 2 एक ऐसा संख्या है दोनों मारा है, इसमें भी इसमें भी। अगर 3 लेयर का रहेगा तो 3 लेयर में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं 2 लेयर का एग्जांपल लिया, आगे और जा करके इससे वास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें देख लेंगे और सारा।
तो अभी 2 दोनों मारा है, 3 भी दोनों मारा है और 5 भी दोनों मारा है, 7 दोनों मारा है, नहीं आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। तो जो दोनों मारा है, दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ रहा है, उसको लेना होता है। तो और उसमें से और देखना होता है कि छोटा पावर कौन है। एलसीएम में देखते हैं बड़ा घात, बड़ा पावर। एचसीएफ में क्या देखते हैं, छोटा घात देखते हैं, ठीक है। एचसीएफ में छोटा घात देखा जाता है। देखते हैं इस दोनों में से छोटा 2 कौन सा है, दोनों तो बराबर है। अगर मान लीजिए रहता है यहाँ पे 2 के पावर में 1 यानी सिर्फ 2 रहता, तब ये लेते, ठीक है। लेकिन अभी तो दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 ही हो जाएगा, गुना फिर 3, ठीक है। इस दोनों में कौन सा 3 छोटा है, तो ये वाला 3 छोटा है। ऊपर तो 3 के पावर में 2 है और नीचे क्या है, सिर्फ 3 है, तो ये वाला लेंगे 3 गुना। अब इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में कौन छोटा है, 5 के पावर में 2 और 5 है, दोनों में छोटा कौन है, तो 5 है, तो 5 ले लिए। और 7 क्या दोनों मारा था, नहीं आ रहा था, इसलिए 7 नहीं लेंगे। 7 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 7 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा था। फिर से समझते हैं, दोनों 2 में से ये 2 छोटा था, दोनों तो बराबर ही था, इसलिए इसको ले लिया। 3 दोनों में से ये वाला छोटा था, तो इसको ले लिया। और दोनों 5 में से ये 5 छोटा था, तो इसको ले लिया। जिसका छोटा पावर था, ठीक है, जिसका छोटा पावर होता है उसको लेना पड़ता है, तो छोटा पावर वाला को ले लिए। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर में 2 यानी कि 4 गुना 3 गुना 5, ठीक है। 4 5 20, तिया कितना हो जाएगा, 60। तो इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आगे और मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल अगले थ्योरी की ओर चलते हैं। तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब देखते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, इसका बहुत यूज होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो है, इसको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। और किसी को इंग्लिश में नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, इसको रैशनल नंबर्स बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या होता क्या है, इसको समझते हैं आराम से। 9th क्लास का किसी को परिभाषा याद होगा, तो उसमें 9th क्लास में परिभाषा है फर्स्ट चैप्टर में कि ऐसी संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, परिमेय संख्या। यानी कि नॉर्मल भाषा हम समझे बेसिक वे में, तो ऐसी संख्या जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, 2/3, 4/5, कुछ भी बटा वाला संख्या ले लीजिए। ऐसी संख्या जिसे हम बटा में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि ये जो हर है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई बोलेगा 2/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि हर में क्या आ गया, 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और हर में 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर यानी कि हर के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। वो सारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो भिन्न वाला हो गया बात। कुछ दशमलव का भी देख लेते हैं कि दशमलव में कौन सी संख्या परिमेय, कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ, पूछे क्या 1.345, क्या ये एक परिमेय संख्या है, हाँ ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसे पता किया, तो इसका क्या कंडीशन होता है ये देख लेते हैं। तो ऐसी दशमलव वाली संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, यानी जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे ये हो गया, इसको हम बटा में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, इसका अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बटा आएगा, 1 देंगे, फिर क्या देखते हैं दशमलव के बाद कितना डिजिट है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, इसलिए नीचे कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। इसको हमने सक्सेसफुली बटा में लिख लिया, 1345 बटा 1000। तो जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। जिसको हम लोग बटा में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है जिसको हम लोग बटा में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाई का वैल्यू, आपको पता होगा पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7, या अगर दशमलव में बोला जाता है 3.14 के लगभग। लेकिन 3.14 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। 3.14 ये मतलब कि अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। अभी तक इसका एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं निकल पाया है, ठीक है। अगर हमको इसको अब दशमलव में बदलना है, जैसे इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे 1 देंगे, इस केस में क्या था, दशमलव के बाद 3 अंक था तो हमने दे दिया 3 अंक, नीचे में 3 0 दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो दशमलव के बाद कितना अंक है किसी को पता है, 2 अंक यहाँ पे खाली दिख रहा है। इसके बाद कितना अंक है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग नीचे उतना 0 दे नहीं सकते। तो इसको हम लोग चाह करके भी
बटे के रूप में नहीं बदल सकते। 3.14 जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ये 22/7 के अप्रोक्स होता है, ये कम्प्लीटली नहीं होता है 22/7, ठीक है, उसके अप्रोक्स होता है 3.14। तो इसका एग्जैक्ट मान जो होता है वो पता नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक और एग्जांपल, जैसे आपने √2 का वैल्यू निकाला होगा, √2 = 1.41 समथिंग आएगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन रिपीटेबल होता है, ठीक है, रिपीट बार बार नहीं होता है, अलग अलग संख्या आता है और ये भी अनंत तक होता है, ठीक है। इसको भी अगर हम चाहे दशमलव में बदलना, ये बटा में बदलना, भिन्न में तो नहीं बदल सकते, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 देंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक है क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कितना अंक है। अगर पता होता है कि दशमलव के बाद 5 अंक है, 6 अंक है, तो उस हिसाब से हम दे सकते थे जीरो, लेकिन पता नहीं है कितना जीरो देंगे, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे केस में हम √2 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और परिमेय संख्या क्या कहता है, ऐसी संख्या जिससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वही सिर्फ होती है परिमेय संख्या, और कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। इसका शांत अशांत से भी कनेक्शन आएगा आगे, जब मैं अगला थ्योरी सारा शांत अशांत उसमें बताऊंगा। तो परिमेय संख्या का बस इतना सा फंडा है कि वैसा संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और रही बात अपरिमेय संख्या की, तो ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। परिमेय अगर आप समझ जाओ तो अपरिमेय आसानी से समझ सकते हो, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर ले वो परिमेय, जिसे नहीं कर पाए, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3, √7, इस सब को हम लोग पूरा प्रॉपरली बटे में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसी के बीच में एक और क्वेश्चन आता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? मन में आ रहा होगा कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, इसका वैल्यू तो उतना ही रहेगा, 0/1 का वैल्यू कितना 0, 0/2 का वैल्यू 0, 0/12 का वैल्यू ये भी 0, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहता है कि बटे में नीचे में हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हर में 0 नहीं ना, अंश में 0 है, अंश में 0 उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो सकता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा रहता, ठीक है, इसका अपोजिट 1/0, अब पूछे क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, अब ये परिमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि हर में 0 हो गया, जो कि सेटिस्फाई इस कंडीशन को नहीं करता है, यानी कि ये कहता है हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 एक परिमेय संख्या, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय का जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय, जिसको नहीं किया जा सके अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का कुछ सिद्धांत मैं शांत अशांत के भी रूप में बता देता हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शांत तथा अशांत, तो अब उसको देख लेते हैं, शांत और अशांत क्या होता है। आई होप आप लोगों को परिमेय तथा अपरिमेय समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो अगले पॉइंट में आप समझ जाइएगा। तो हमारा जो अगला थ्योरी है, अगला और लास्ट थ्योरी, इसका नाम है शांत तथा अशांत। इसके बारे में आप देखते हैं, शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की संख्या को अशांत और शांत बोला जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, जैसे 25 हो गया। 25 में अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 8 से कितना बार लगेगा, 8 तिया 24, कितना आया 1। अब दशमलव देंगे 0 आएगा, 8 एकम 8, 2 आया, दशमलव है इसलिए एक और 0 पड़ेगा, 8 दूनी 16, फिर आ गया 4, दशमलव है तो एक और 0, 8 5 40। अब देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया, पूरा कट गया। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आकर के टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, रुक गया, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है, शांत दशमलव इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे आकर के ये रुक चुका है, 3.125, इसके आगे अब खत्म हो गया, इसके आगे और तो नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, बस यहीं तक था। तो ये इस प्रकार की दशमलव संख्या क्या कहलाती है, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव इस प्रकार की संख्याएं कहलाती है, जो कि एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, विराम ले ले, ठीक है, ये शांत हो गया। अब अशांत किसे कहते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 और 10, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9 आएगा, 1, अब दशमलव देंगे 0, फिर से 3 तिया 9, 1 आएगा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 9, ठीक है, ये कभी ख़त्म होगा, ठीक है, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये अनंत तक जाएगा, 3 3 3 3 रिपीट होते जाएगा। ये ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत कहलाती है, ठीक है। अब शांत और अशांत में मतलब समझ में आ गया होगा। वैसे दशमलव संख्या जो एक पॉइंट पे जा करके रुक जाए वो शांत, जो नहीं रुके, रिपीट होती रहे बार बार, उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, ठीक है। अशांत और शांत में अंतर समझ में आ गया होगा। अब अशांत में भी 2 प्रकार आते हैं,
शांत तो पढ़ लिया, शांत तो एक ही प्रकार के होते हैं। अशांत समझते हैं, अशांत में क्या दो प्रकार आते हैं। तो अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है, एक आवर्ती होता है अशांत, और एक होता है अशांत अनावर्ती। दोनों देखते हैं अशांत आवर्ती और अनावर्ती क्या होता है। अगर कोई भी दशमलव संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए लिया था 10 में 3 से भाग दिया था, तो इसका आंसर कितना आ रहा था 3.33333, बार बार 3 रिपीट हो रहा था, ठीक है। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है, अशांत आवर्ती। जिसमें रिपीट हो, कोई एक संख्या बार बार रिपीट हो, उसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती इसको बोला जाता है ऐसी संख्याओं को। और ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं हो कभी, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई एक संख्या लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y है और x को भाग दे रहे हैं, यहाँ पे y और x की जगह कुछ एज्यूम कर सकते हैं, कुछ संख्या हो सकता है, y की जगह जैसे मान लीजिए 13 है, यहाँ पे x जगह 7, कुछ भी हो सकता है, और इसको भाग देते हैं। एग्जाम्पल के लिए भागफल में इतना आता है 2.43567214964, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या तो खत्म नहीं हो रहा है, संख्या भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, हमेशा अलग अलग संख्या आ रही है। जैसे ये भी अशांत था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग संख्या आ रही है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अशांत को क्या कहा जाता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अब आपको अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ऐसा संख्या फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसमें अशांत तो हो, ठीक है, लेकिन बार बार संख्या रिपीट हो, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, वो अशांत आवर्ती होता है। लेकिन अगर संख्या बार बार अलग अलग आए, जैसे यहाँ पे 4 3 5 6 7 2, कोई भी रैंडमली संख्या आ रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है, रिपीट एक ही संख्या नहीं हो रहा है, ऐसे अशांत को क्या कहा जाता है, अशांत अनावर्ती। अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि शांत और अशांत का परिमेय संख्या से कुछ कनेक्शन है, तो क्या कनेक्शन है उसको देख लेते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय, शांत और अशांत के आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो बताते हैं क्या होता है। तो परिमेय जो होता है, ठीक है, परिमेय संख्या पहचानने का नियम होता है शांत और अशांत के आधार पे। अगर संख्या शांत हो, दशमलव वाली संख्या के लिए बता रहा हूँ, बटे वाली तो सभी होती है परिमेय, ठीक है, दशमलव वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर संख्या शांत हो तब क्या होगा, परिमेय होगा। या संख्या अशांत आवर्ती हो, ठीक है, अशांत आवर्ती हो, फिर भी वो क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, शांत में कुछ ऐसा केस आ सकता है जैसे कि 1.4372 यहाँ पे आके रुक गया, ये तो शांत हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जैसे लिया था 3.33, रिपीट हो रहा था बार बार, जो रिपीट होता है इसको इस फॉर्म में लिख लिया जाता है, जैसे 3.3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 3 पॉइंट, जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर ये बार लगा दिया जाता है, इसको बार बोलते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ऐसी संख्या है जो शांत हो, ठीक है, और अशांत आवर्ती हो, शांत और अशांत आवर्ती, इस कैटेगरी की दशमलव वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है, ठीक है। और अपरिमेय क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं, उसके बारे में भी बता देते हैं। अपरिमेय में क्या होती है, ऐसी संख्या है जो अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, अशांत अनावर्ती हो, वो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 का मान ले लेते हैं, √2 का वैल्यू अगर करते हैं पूरा तो 1.41 समथिंग रेंडमली आते रहता है, कोई एक फिक्स नहीं रहता है, एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं होता है, रेंडमली आते रहता है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती में रखा जाता है। और क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है इसलिए √2 को क्या बोला जाता है, अपरिमेय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जो शांत हो और अशांत आवर्ती हो, वो क्या होती है, परिमेय। लेकिन जो संख्या अशांत अनावर्ती हो, यानी कि जिसमें भाग देने पे संख्या बार बार रिपीट ना हो, ठीक है, अलग अलग बार बार रेंडमली संख्या है भाग देने पे दशमलव के बाद, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या का जितना भी थ्योरी था मैंने क्लियर कर दिया। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़ा, क्या होता है, इससे कैसे मौसा निकाला जाता है। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया। एंड लास्ट शांत तथा अशांत क्या होता है इसके बारे में जाना, और इसका परिमेय संख्या के साथ क्या कनेक्शन है ये जाना। तो बस इतना ही थ्योरी है पहला वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो इसी पे जितना भी आगे अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, शांत अशांत, यूक्लिड विभाजन परिमेय, अभाज्य गुणनखंड विधि और परिमेय अपरिमेय, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो
फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी क्लियर हो चुका। अब अगले दिन से जो अगला हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा वास्तविक संख्या का। ठीक है, अभी ये थ्योरी था, तो मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ।